हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जो ये वीडियो है हमारी, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में होने वाली है। यहाँ पर एक तरह से जो ये वीडियो है, मैंने इसमें पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसके अंदर फ़िरोज़ शाह तुगलक है उनके बारे में, एक तरह से पूरी पूरी ऑटोबायोग्राफ़ी, इनकी बायोग्राफ़ी एक तरह से यहाँ पर ही है। एंड जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपनी मिडीवियल हिस्ट्री को देख रहे थे, मध्यकालीन इतिहास देख रहे थे भारत में, तो सल्तनत जो ईरा था उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट पार्ट अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया था। आप जाके चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको यहाँ पर। एंड देन जो सेकंड पार्ट था, मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड पार्ट को अलग से बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी थी काफ़ी, वो 1 घंटे से ऊपर वो वीडियो है करीबन। तो ये वीडियो भी जाएगी, काफ़ी लंबी होने वाली है फ़िलहाल तो ये, क्योंकि मैं सारा का सारा आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको चाहे किसी भी एग्ज़ाम, कोई से भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तो उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर पाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। शुरू करते हैं इस वीडियो को हम यहाँ पर। देन अब ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का क्या हुआ, यहाँ से कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ठट्टा में जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, वो रिवॉल्ट हुई थी, ट्राइब्स की, एक तुर्किश ट्राइब थी, उनका रिवॉल्ट हुआ था, उसको वो क्रश करने के लिए वहाँ जाते हैं ठट्टा में, और वहीं पर उनको मार दिया जाता है, मर जाते हैं वो वहाँ पर। देन यहाँ पर क्या होता है, देयर वॉज नो वन रेडी टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जब दिल्ली में वो चले जाते हैं ठट्टा में और उनकी मौत हो जाती है वहाँ पर, तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी जो थी, तुगलक डायनेस्टी की जो गद्दी है, उसको संभालने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था, ठीक है। बस वजह क्या थी यहाँ पर, जस्ट बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक मेड मैनी सच बिग मिस्टेक इन द हिज टाइम विच वर वेरी डिफ़िकल्ट टू रेटिफाई, ठीक है, रेटिफाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने रूल करा इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक करी, से हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि सिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने, अपनी कॉइन को चलाया तो वो फेल हो गया। यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने चाहे, मगर वो उनके हिसाब से वो टाइम में फेलियर रहे हालांकि वहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ जो फेलियर्स हुए यहाँ पर, प्रॉब्लम्स थी कि अब बैठेगा कौन, कोई राज़ी नहीं था उनसे डील करने के लिए प्रॉब्लम से, कि इसको हम डील करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नोबेलिटीज़ होती हैं दिल्ली सल्तनत की, जिसमें तुर्क हो, अफ़गान हो, और ख़ास तौर पे मुल्तानीज़, जिनको ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट कर दरबार के अंदर, वो सब जाते हैं यहाँ पर ठट्टा में ही, जहाँ फ़िरोज़ शाह तुगलक होते हैं रुके हुए। एंड उनसे वो करते हैं कि भाई आप तैयार हो जाइए और बैठ जाइए गद्दी के बाद दिल्ली की। हालांकि जो मोहम्मद बिन फ़िरोज़ तुगलक जो होते हैं यहाँ पे, वो मना कर डालते हैं शुरुआत के अंदर, बाद में वो राज़ी हो जाते हैं। अब इसी बीच क्या होता है, यहाँ पर एक नोबल है, उनका मैं नाम ये भी भूल रहा हूँ मैं, वो दिल्ली में मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके एक नाजायज़ बेटे को बिठा डालते हैं गद्दी के ऊपर, और जो अल बिरूनी जो है यहाँ, बरनी जो है यहाँ पर, वो उसको सपोर्ट कर डालते हैं कि हाँ, जो क्लेम कर रहा है कि इनका बेटा ही है यहाँ पर। तो यहाँ फ़िरोज़ शाह तुगलक होते हैं गुस्सा, और वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं तेज़ी से, जैसे तो जा रहे थे वहाँ पर, मगर वो अब क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमला करेंगे दिल्ली के ऊपर हम। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो जो नोबल होते हैं कहते हैं कि हाँ भाई, मेरी गलती है, मैंने सिर्फ इसलिए उठाया था कि दिल्ली पे गद्दी पे कोई बैठने को राज़ी नहीं था। अब आप बैठ रहे हैं तो आप बैठ जाइए, मैं आपको मानता हूँ सुल्तान यहाँ पर। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो हैं वो अपने क्या है यहाँ पर, काइंड हार्टेड सुल्तान होते हैं, वो उनको माफ़ कर डालते हैं और बड़ी गद्दी देते हैं दिल्ली के अंदर उनको काम करने के लिए। देन वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान बन जाते हैं तुगलक डायनेस्टी के। ट्रू मुस्लिम फ़िरोज़ शाह वॉज अ ट्रू मुस्लिम, फ़िरोज़ शाह तुगलक वॉज अ ट्रू मुस्लिम एंड काइंड हार्टेड सुल्तान who believed that the empire should be developed, not too vast। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो यहाँ पर हैं, इनके बारे में यही चीज़ फेमस है कि इन्होंने डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा करा अपने एम्पायर के अंदर, हर चीज़ को डेवलप करा, और जो कॉमन मैन थे वहाँ पर, मतलब जो आम जनता है, उसके वेलफेयर के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया, और वो काफ़ी कामयाब भी रहे यहाँ पर। मगर जो उनका एम्पायर था वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया यहाँ बहुत ज़्यादा। अब एम्पायर श्रिंक होने के वजह यहाँ पर ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक तो यहाँ पर एक कैपेबल कमांडर थे,
उनको प्राइवेट काम करने की आदत थी। मगर फिरोज शाह तुगलक जो थे वो एक ट्रू मुस्लिम, ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम, और वो थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन थे यहाँ पर। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर बिल्कुल भी कि वो किसी तरह से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर वो सुल्तान बनेंगे, ऐसा कोई उनका मानना ही नहीं था यहाँ पर। देन और ये जो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक जो है यहाँ पर, ये भाई होते हैं, कज़न होते हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर। तो ये कज़न है उनके, और नेफ्यू यहाँ पर होते हैं ये गयासुद्दीन तुगलक के भतीजे हैं यहाँ पर ये। तो ये दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। अब ये करते क्या क्या है यहाँ पर कि जो जनता है जिसने ये फेमस है, वेलफेयर का काम करते हैं जनता के लिए। टैक्सेस को भी जो फालतू टैक्सेस लगाए होते हैं उनको हटा डालते हैं, ठीक है। और लोगों के यतीम खाने खोलना, पेंशन का इंतज़ाम करना, इरिगेशन में ख़ास तौर पे इनका इंटरेस्ट था यहाँ पर। तो इनको फादर ऑफ इरिगेशन भी बोलते हैं इंडिया के अंदर उस टाइम का, ठीक है। और फिर ये मुस्लिम तो ये प्रीचिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। राजपूत रूलर्स जो होते हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर चौहान रूलर्स को ये प्रीच करते हैं इस्लाम के बारे में। एंड देन कुछ चौहान रूलर जो होते हैं वो मुस्लिम बन जाते हैं। कुछ जो हम कह सकते हैं रूलर या फिर जो लॉर्ड्स होते हैं अपने इलाके के यहाँ पर। और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर ये है कि दिल्ली के सल्तनत के ये पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी। इसका नाम है यहाँ पे फतूहात फ़िरोज़ शाही। अब जैसे हम कह सकते हैं कि फतूहात का मतलब तो यहाँ पे होता है कि बैटल जीतना किसी चीज़ की, मतलब जीत हासिल करना। तो हिस्टोरियन कहते हैं कि उन्होंने कोई ख़ास बैटल नहीं जीती। हाँ, ये बात सच भी है, उन्होंने कोई मिलिट्री कैंपेन में इन्होंने कोई ख़ास मतलब सक्सेस हासिल नहीं करी। मगर जो इन्होंने ज़िंदगी में करा, तो देख सकते हैं कि किसी सुल्तान ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने मुसलमान सुल्तान ने भी किसी ने ऐसा शुरुआत नहीं करी जिन्होंने जो इन्होंने करा वहाँ पर। हालांकि हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है यहाँ पर कि इन्होंने क्या क्या अपने बारे में उन्होंने लिखा है इसके अंदर, ठीक है। जब ये दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं तो ये अपना एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर डिप्टी सुल्तान करते हैं, एक बंदे को नियुक्त यहाँ पे, जिसका नाम होता है मलिक मकबूल। इनका पूरा नाम होता है मलिक मकबूल तिगलानी, ठीक है, जाने जहान, ठीक है, खाने जहान इनको बोलते हैं। और ये मुस्लिम नहीं होते, ये शुरुआत में नॉन मुस्लिम होते हैं, बाद में ये मुस्लिम बन जाते हैं यहाँ पर। अब मलिक मकबूल तिगलानी कहाँ से होते हैं? ये साउथ इंडिया से होते हैं। तो साउथ इंडिया भी कैंपेन कर रहे होते हैं उड़ीसा की तरफ, ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक। तो वहाँ से इनको गिरफ़्तार करके लेके आते हैं दिल्ली में, फिर इनके स्लेव बन जाते हैं। बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक का ट्रस्ट जीत लेते हैं, उनसे बातचीत वगैरह इनकी होती रहती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक जो हैं, इनका अपना क्या डालते हैं एक तरह से डिप्टी सुल्तान, कि जब भी दिल्ली जाएंगे छोड़कर ये, तो सल्तनत कौन संभालेगा यहाँ पर? खाने जहान यानी कि मलिक मकबूल तिगलानी। और ये एक बहुत बड़े वॉरियर थे साउथ के अंदर, बहुत फेमस थे अपने टाइम के अंदर। और जब ये सुल्तान, जब फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम लगाएं तो इनकी सालाना जो इनको मिलती थी कीमत, मतलब जो हम कहते हैं सैलरी मिलती थी, उस टाइम के अंदर हम अगर लगाएं तो 1 लाख रुपए थी इनकी सैलरी। तो ये जो नए नए हम कह सकते हैं न्यू मुस्लिम थे बिल्कुल ये, तो करें क्या इसके लिए? तो इन्होंने दिल्ली के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने दिल्ली के अंदर 7 मसाजिद बनवाई, इन्होंने नई मस्जिद बनवाई थी इन्होंने अपने ज़माने के अंदर। और वो जो मस्जिद बनवाई इन्होंने, वो काफ़ी हाइट पे बनी हुई मस्जिदें थी, इसलिए कि मंगोल उस टाइम हमला करते थे पहली बात तो। और मस्जिदें ब्यूटीफाइड नहीं ज़्यादा, मतलब खूबसूरत मस्जिद उन्होंने नहीं बनवाई ज़्यादा, उन्होंने बनवाई मस्जिद मजबूत, कि मस्जिद जो हो स्ट्रॉन्ग हो, कि कोई मंगोल हमला करते हो टूटे ना जल्दी। जैसे कि अगर हम देखें जो तुर्कमान गेट है, वहाँ पे एक मस्जिद है, काली मस्जिद को कलान मस्जिद बोलते हैं। निज़ामुद्दीन में कलान मस्जिद है, खिड़की मस्जिद है यहाँ पर। फिरोज़शाह कोटला में जुमा मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर। और आप जाएंगे तो जो कमला नेहरू रिज्ड है, वहाँ पर भी एक मस्जिद है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, बोंटा पार्क के अंदर ही है बिल्कुल वो। तो ये मस्जिद इन्होंने ही बनवाई थी। 3 मस्जिद में चालू हैं आज भी, बाकी तो मस्जिदें बंद पड़ी हैं क्योंकि कंडीशन ख़राब हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मीनिंग आती है खान जहान की, कि जो खान हो जहान का, खान का मतलब जो निकल के आता है मंगोल वर्ड से आता है कि जो लीडर हो या फिर जो रूलर हो। अब जहान मतलब दुनिया का जो बादशाह है असल में, मतलब लक़ब दे दिया सुल्तान ने इनको। तो यहाँ पर ये बन गए ट्रू रूलर दिल्ली के। व्हेन फिरोज शाह वेन टू कैंपेन, मलिक एक्टेड एज अ रेगेंट, ठीक है। जब भी फिरोज शाह तुगलक जाया करते थे किसी कैंपेन के ऊपर या किसी काम से, तो यहाँ पर मलिक मकबूल तिगलानी जो है वो एज अ रूलर की तरह पे काम करते थे। ये इनका मकबरा है, यहाँ मैं गया हुआ हूँ, बहुत मतलब खंडर हालत बहुत ज़्यादा इसकी हो चुकी है, जितना दिख रही है फ़ोटो में,
जो गुंबद जो है तो बाकी है अब भी, मगर सारा घास फूस ऊपर उगी हुई है। जो एसआई है वो तो ध्यान देती नहीं है इसके ऊपर। हाँ, लेकिन उन्होंने दिल्ली के अंदर जो मस्जिदें बनवाई थी उस टाइम के अंदर, उन्हें दिल्ली के 7 नगीने कहते थे, 7 डायमंड्स या फिर वंडर्स ऑफ दिल्ली। अब जो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक हैं वो इनके साथ इसलिए लेते हैं, वजह क्या होती है कि मलिक मकबूल तिगलानी जो हैं यहाँ पर, ये कमांडर बहुत अच्छे होते हैं अपने टाइम के अंदर। अब जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनके पास ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है मिलिट्री कमांडर वाली, तो कोई सपोर्ट तो चाहिए इनको इस काम के लिए। तो इसीलिए ये इनको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं डिप्टी सुल्तान का, मतलब इतनी पावर इनके पास होती है यहाँ पर। ही वॉज अ मैन ऑफ अ माइंड रिलीजियस माइंड सेट, ये एक रिलीजियस माइंड सेट के इंसान थे। और जैसे ही सुल्तान बनते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली हिंदुस्तान में जितना इनका कंट्रोल होता है, रिलीजन जो रीजन होता है इनका, वहाँ पर ये शरिया नाफिज कर डालते हैं, इसको शरिया को इस्टेब्लिश कर डालते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं भाई, सिर्फ लाइफ के अंदर अपने सिर्फ 3 कैंपेन इन्होंने करे थे। एक आपका आएगा गुजरात में, ठट्टा में गए थे ये, और एक आएगा आपका जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर करेंगे, तीसरा है इनका बंगाल में, और वहीं पर साथ में ही कैंपेन कर डालते हैं जो उड़ीसा है वहाँ पर भी इसमें कैंपेन करते हैं। इसके अलावा इनके 3 के अलावा कोई कैंपेन नहीं है। और ये जो कैंपेन है हम कह सकते हैं कि 50-50 रहा कुछ हद तक। मतलब सुल्तान ने क्या करा, जो सामने वाली पार्टी है एक तरह से, उसको हरा तो वो पाए नहीं, इन्होंने समझौता कर लिया साथ में उसके। इन्होंने, इनका मानना था कि भैया एम्पायर बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो रिबेल्स हो रही उनको कुचल दिया जाए, बगावतें कम हो जाएँ यहाँ पर। और दूसरा ये है कि जो डेवलपमेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो जनता है उसकी बजाय काम करना है मुझे सिर्फ, क्योंकि इनका वो तो साथ था नहीं कि एम्पायर को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है भैया, एक मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और लिखी है। जब ये ठट्टा जाते हैं, मतलब जब ये कैंपेन करने जाते हैं गुजरात में, बताऊँगा मैं इसके बारे में आपको, नगरकोट के बारे में आता है, तो उस टाइम ये क्या होता है, ये खो जाते हैं गुजरात के जो रेगिस्तान है कच्छ का, तो उसमें ये खो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है भाई कि जो इनकी सेना होती है, लगभग यहाँ पे 19,000 की इनकी फ़ौज होती है पूरी की पूरी, वो सारी प्रॉब्लम्स में आ जाती है, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता कि ये नेगोशिएशन कर सकें, अपना जो रास्ता है उसको ये देख पाएँ आसानी से, किसी से बातचीत कर पाएँ वहाँ पर। तो जो ये खान जहां मलिक मकबूल तिगलानी है, ये थोड़ी फ़ोर्स को भेजते हैं यहाँ पर, और सुल्तान की आर्मी को लेकर बस दिल्ली आते हैं, यहाँ पर बचाते हैं इनको यहाँ पर। ये तो ये कैंपेन हो जाता है फेल यहाँ पर। और फिरोज शाह जो है वो रियलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे भी उनकी अपनी लिमिटेशन है, कि जो उनकी हद है उससे ज़्यादा कि वो बढ़ सकते नहीं है। तो वो उनको क्या करना है, अब जो एरिया है वो जो इंडिपेंडेंट रहेगी उसे इंडिपेंडेंट रहने दो, जो अपने पास है उसमें डेवलपमेंट कर लो यहाँ पर। सो हम देखते हैं पहले जो इनके आते हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में। जो फिरोज शाह तुगलक है, जो इनसे पहले जो रूलर हुए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, जो उन्होंने रिफॉर्म्स करे थे, इसके बारे में पता चलता है हमें जो बर्नी की किताब है उससे, जो उनके रेफरेंस दिए हैं कि उन्होंने 1 साल के अंदर ही दोआब एरिया के अंदर, जो ये गंगा यमुना का एरिया है, उसमें उन्होंने 20 बार टैक्स को बढ़ाया। तो क्या करा फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे, जो ये टैक्सेस थे इनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जो भी फैसले पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे उसको उन्होंने रिवर्ट कर दिया वापस से, मतलब उनको डिनाई करके जो पुराने फैसले चल रहा था साहब, वापस से उसको लागू कर दिया उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक का क्या रहा भैया, उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए थे। इसमें से फिरोज शाह तुगलक ने 21 तरह के मिसलेनियस एसेस, यानी कि अबवाब टैक्सेस, मतलब टाइप्स जो होते हैं टैक्स पर जो टैक्सेस थे उनके, उसको इन्होंने हटा दिया बिल्कुल यहाँ पर। अब बचे कितने यहाँ पर, सिर्फ इन्होंने 4 तरह के टैक्सेस छोड़े, सैंक्शन लेन दिए जो शरीयत के अंदर थे, जजिया, ज़कात, खराज और एक खुम्स है। ठीक है, इसे खाम भी बोलते हैं और खुम्स भी बोलते हैं यहाँ पर। जजिया यहाँ पर क्या था, ये प्रोटेक्शन मनी थी एक तरह की, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था। अब यहाँ पर इसे मैंने लिखा है कलेक्टेड फ्रॉम हिंदूज, मतलब थोड़ा सा ये सही नहीं हो सकता, इसे मैं कहूँगा इसको नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि ये जो टैक्स है ये नॉन मुस्लिम से लिया जाएगा। इसके अंदर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम्स या हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन मतलब यहूदी है, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान नहीं होगा, बस इसके अलावा सब पर टैक्स लगेगा ये वाला। अब ये कितना प्रतिशत था, इसके बारे में कोई डिफ़ाइन हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि हर सुल्तान ने अपने हिसाब से टैक्सेस लगाए हैं ये वाले। हालांकि जो ज़कात है यहाँ पर, ज़कात फ़िक्स है,
कि 2.5% ज़कात लगेगी मुसलमानों के ऊपर और उनको देनी पड़ेगी। जो स्टेट है उसको स्टेट कलेक्ट करने के लिए उससे खुद आएगा, फिर जो मुसलमान लोग होंगे उनके ऊपर लगेगी। वो जो जजिया है वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाएगा, मतलब जो आर्मी है, जो उनके रिलीजियस प्लेस है उनको प्रोटेक्शन देनी है, उसके लिए काम कौन करेगा? सुल्तान करेगा इसी पैसे में से। देन आता है यहाँ पे खराज। जो ये खराज है इंडिया के अंदर हम पढ़ते हैं अपनी मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर, अगर आप वीडियोस देखते होंगे बहुत से लोगों की, तो सबसे ज़्यादा बदनाम टैक्स यहाँ पर यही है, खराज। जजिया पहले नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे खराज। अब लोगों को क्या लगता है कि जो ये खराज टैक्स है ना ये नॉन मुस्लिम पे लगा था सिर्फ, मगर ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है बहुत बार लोगों से। ये जो खराज टैक्स है ये क्या था? लैंड टैक्स था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैदावार है, जो एग्रीकल्चर जो है, जो उत्पादन हो रहा है वहाँ पर जो इसमें टैक्स लगेगा वो टैक्स था। ये 1/10 था फिरोजशाह के टाइम में, तो इन्होंने इतना टैक्स लगाया कि चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जो खेती कर रहा है, जो आमदनी उसकी निकले, जो उससे उपज हो रही है, 10% हिस्सा हमारा उसके अंदर होगा। दूसरा आता है खाम या फिर खोम्स। इसमें क्या हिसाब था कि भाई जो सुल्तान ने जीता है सोना, तो उसका 1/5% जो है वो जो जनता सुल्तान है उसको दिया जाएगा यहाँ पर, और बाकी जो हिस्सा है वो जो सोल्जर्स हैं उनमें बांट दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो 4 हिस्से हैं बचेंगे आर्मी के लिए, और जो एक हिस्सा है वो सुल्तान के लिए बचेगा यहाँ पर, मतलब 5 हिस्से होंगे कुल मिला के उसके अंदर। अब जितनी बड़ी पोस्ट, मतलब जो जितनी बड़ी पोस्ट होगी यहाँ पर, जो आर्मी जनरल है या फिर जो सोल्जर है उसके हिसाब से उसको इतना इतना सा मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये 4 तरह के जो टैक्सेस थे इस्लाम के अंदर थे, शरीयत के अंदर, वो उन्होंने नाफिज कर दिए यहाँ पर। और क्या करा इन्होंने फिर सुल्तान ने कि जो ये रेवेन्यू कलेक्शन है कि जनता का यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं, हम टैक्स कम लगा रहे हैं, टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, जो हम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके लिए फिरोज तुगलक ने एक जो रेवेन्यू सर्वे है उसको उन्होंने अनाउंस करा। ठीक है, किस लिए? कि भाई देखें हम क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो रेवेन्यू कलेक्शन जो चल रहा है हमारा क्या चल रहा है। इस काम को सौंपा गया यहाँ पे ख्वाजा हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को। ये सूफी सेंट थे उस टाइम के, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक हैं हम जानते हैं ना कि रिलीजियस माइंडसेट का इंसान था वो। और अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर कभी आप आएंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे सूफी सेंट के मकबरे बनवाए, बहुत मकबरे हैं दिल्ली के अंदर सूफी सेंट के बनवाए हुए, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए हैं ख़ास तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने क्या करना भैया, अनाउंस कर दिया रेवेन्यू सर्वे, और इसको चेक किया गया। इसमें पता क्या चलता है कि भैया जो हमारा रेवेन्यू है, टोटल इनकम जो साल की आती है वो 6,07,75,00,000 टंका में मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी। ठीक है, दूसरा तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो ये टैक्सेस हमने इकट्ठे करने हैं 6,75,00,000 टंका जो है हमारे लिए सफिशिएंट इनफ रहेंगे, हमारी जो हुकूमत चल रही है उसके लिए या नहीं। तो जवाब में ये बात आई कि भाई ये क्या है कि ये सफिशिएंट है, बहुत काफ़ी है, इसीलिए हमें जो जनता है उसके ऊपर कोई दूसरे टैक्स को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहे हैं वहाँ पर शुरुआत वापस से जो इक़्तिदारी है उसको शुरू करा रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। और जो एक चीज़ सबसे ख़ास उन्होंने शुरू करी वो ये थी कि जो इक़्तिदार थे उनके ऊपर पड़ा था बहुत ज़्यादा बोझ कि सुल्तान को मनाने के लिए, सुल्तान को अपने पक्ष में रखने के लिए, तो वो क्या करते थे भैया, बड़े भारी भारी गिफ्ट दिया करते थे सुल्तान को। गिफ्ट में क्या हुई, मतलब वही सिक्के, सोने चांदी के सिक्के, या फिर जो टंका वगैरह देते थे उस टाइम पर। तो सुल्तान ने इस पर लगा दी बिल्कुल रोक, रिस्ट्रिक्ट कर डाला बिल्कुल इसको, कि कोई भी सेरेमनी से गिफ्ट जो होता है यहाँ पर, मतलब जो दरबारी तोहफा मिलता है वो नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसको बिल्कुल बंद कर दिया। इस वजह से क्या बंद करा कि जो इक़्तिदार है वो ये जो रेवेन्यू लेगा, जो पैसा लेगा वो कहाँ से लाएगा? जो किसान है वो उससे पैसा लेगा, उसके लिए क्या करेगा, वो जनता जो किसान है उसके ऊपर जुल्म करेगा, टैक्स बढ़ाएगा अपनी तरफ से, मतलब तो इससे क्या होगा, करप्शन होगा यहाँ पर। करप्शन ना हो, जो किसान है उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो यहाँ पर, इसलिए कोई ऐसे गिफ्ट नहीं दिए जाएंगे मुझे बिल्कुल भी, और ना जो कहीं पर भी मेरे जो एरिया है नहीं चलेगा बिल्कुल भी इसके अंदर। सबसे बढ़िया काम उन्होंने ये भी करा यहाँ पर। और जो ये खुम्स में बताया मैंने आपको कि 1/5 कर दिया कि भैया अगर मैं जीत रहा हूँ यहाँ पर 50 रुपये जीत के ला रहा हूँ मान लीजिए, तो 10 रुपये मेरे हैं, 40 आपके हैं, ताकि क्या है कि जो करप्शन है, जो सोल्जर्स हैं वो रिबेल ना करें
कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उनको, तो वो रिबेल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत है, उनकी पूरी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, री इंट्रोड्यूस कर दिया जो सिस्टम था तिजारी का वो भी। और पहले क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये आपकी काबिलियत के ऊपर था कि जितने आपके पास सेना है, जितने आप काबिल हैं, बड़ी पोस्ट है, बड़ा इख्तियार हो जाएगी पास। इसमें क्या करा गया कि जो ये कर दिया, हेरिडिटी कर दिया इसको, मतलब वंशानुगत, कि बाप के बाद बेटे को ही मिलेगा। और मिलिट्री में भी सेम चीज़ उन्होंने अपनाई कि अगर सोल्जर है कोई तो उसका बेटा जो है वो सोल्जर ही बनेगा। यहाँ पे उसको पोस्ट मतलब आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी, चाहे उसमें काबिलियत हो या नहीं। इससे यहाँ पर हुआ क्या कि जो जो आर्मी थी, जो आर्मी थी फिरोज शाह तुगलक की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं उनमें कोई काबिलियत तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर एक चीज़ यहाँ पर होती थी वो ये थी कि रेगुलर इंस्पेक्शन देते आर्मी के। तो इससे क्या था कि जो आर्मी थी उसमें डर रहता था कि भाई ये सुल्तान आएगा और चेक कर लेगा कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए वो तैयारी करते थे यहाँ पर। अब जब इंस्पेक्शन जो था बंद कर दिया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, तो आर्मी पड़ गई ढीली, जो चाहेंगे वो करेंगे यहाँ पर। तो दूसरा रिफॉर्म्स यहाँ पर हुआ वो ये था कि जुडिशियल यहाँ पर रिफॉर्म्स, मोहम्मद बिन तुगलक हो, गयासुद्दीन तुगलक हो यहाँ पर, या फिर जो इनसे पहले जितनी सल्तनत हुकूमत आई दिल्ली के अंदर ही, वो सारे के सारे उनकी जो पनिशमेंट थी बहुत ज़्यादा वो हार्श और क्रुएल्टी वाली भरी थी बिल्कुल। किसी के हाथ काट देना, किसी को जो हाथी है कुचलवा देना, उससे ज़िंदा मार देना, जला देना, बहुत सारे मतलब इस तरह की कुछ यहाँ पे सजाएं हुआ करती थी यहाँ पर। तो इन सब में क्या करा भाई, इनको बंद करवा दिए यहाँ पर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर वेलफेयर मेजर्स कि इन्होंने जो जनता है उसके लिए क्या क्या काम करा। आम जो जनता थी, जो गरीब जनता थी, उसके लिए क्या क्या इन्होंने स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने लिए। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवान खैरात। खैरात क्या होती है साहब, सुना भाई, हाँ भाई खैरात बढ़ रही है, जैसे कोई चीज़ बढ़ रही होती है, दूसरा इंसान कहता है मुझे भी दे, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ खैरात बढ़ रही है यहाँ, तो बिल्कुल तुझे मिलेगा इसमें से। तो वो मतलब क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, खैरात वो चीज़ होती है जो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको मिलती है यहाँ पर, चैरिटीज़ को हम बोलते हैं। तो ये चैरिटी किसने इस्तेमाल की गई थी, जो आम जनता है उनकी लिए शुरुआत की गई थी। इसमें हुआ क्या कि जो मुस्लिम्स लोग हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए सिस्टम बनाया गया है, जो कुंवारी लड़कियां हैं मुस्लिम्स की शादी नहीं हो रही, दहेज देना है, कुछ और काम करना है, या फिर सामूहिक विवाह करवाना है, तो इसका खर्चा कौन लेगा, जो सुल्तान है वो खर्चा इसका लेगा, अपने बेस पे ये काम करवाएगा। दूसरा है यहाँ पर जो उन्होंने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ दीवान इश्तियाक पेंशन। पेंशन किस लिए थी, जो पीपल्स बूढ़े थे, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं विकलांग थे यहाँ पर, डिसेबल जो लोग थे। और तीसरे यहाँ पर वो थे जिन्होंने सफ़र करा था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, जब इन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो फेलियर हो गए थे यहाँ पर, जो टंका का चलाया, उन्होंने सिक्का चलाया और जो कैपिटल ट्रांसफ़र करी, उससे लोग मरे और उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इस बारे में क्या लिखते हैं हिस्टोरियन अकबर अफीफ़, ये हिस्टोरियन है कंटेम्प्रेरी, शम्से आरिफ, शम्से सिराफ अफीफ़, ये बुक का भी दे रखा है यहाँ पर। तो ये लिखते हैं इसके अंदर कि 4200 लोगों को इससे फ़ायदा हुआ इन डिपार्टमेंट के ज़रिए से, चाहे ये डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर हो, इश्तियाक हो, या फिर दीवाने खैरातों में लगे, इससे इतना लोगों को फ़ायदा हुआ कि शादियाँ भी हुई और पेंशन मिली, इससे लोगों की जो कंडीशंस थी वो काफ़ी बेहतर हो पाई। तीसरा डिपार्टमेंट आता है यहाँ पे दीवाने बंदगानी। अब जो बंदगानी वर्ड है ये अरबिक वर्ड है, बंदे का मतलब यहाँ पर होता है ग़ुलामी एक तरह से। तो जो बंदगानी का मतलब हम निकालते हैं, जो कॉमन जो सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं होता है बंदा, कि कोई किसी की वर्शिप कर रहा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ग़ुलाम के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते इसको मुस्लिम्स में ख़ास तौर पर। तो ये फ़िलहाल तो जो हम बात कर रहे हैं ये था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जिसमें करीबन यहाँ पर आते थे 1,18,000 सोल्जर इसके अंदर थे। जो सोल्जर्स हैं, जो उनका खाना पानी है, जो उनकी सैलरीज देनी है, उनको आर्मर्स देने हैं, ट्रेनिंग का जो खर्चा होना है, खाने पानी का खर्चा, रहने का खर्चा, सारा खर्चा जो देखेगा वो दीवाने बंदगानी चेक करेगा यहाँ पर। क्योंकि जो ये सोल्जर्स थे, जो ये स्लेव थे, ये सोल्जर्स भी थे, दरबार के अंदर काम करने वाले लोग भी थे यहाँ पर। तो सारा खर्चा कौन चेक करेगा यहाँ पर, दीवाने बंदगानी। चौथा डिपार्टमेंट यहाँ पे था दारुल शिफा।
WHO मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि जो लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट जो फिजिशियन थे, जो प्रोफेसर तुगलक थे, उन्होंने इनको अपॉइंट करा था कि लोगों को, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, कि लोगों को आप फ्री में दवाई देंगे, उनका इलाज करेंगे। यहाँ पर किचन भी होंगे, यहाँ पे जब खाना दिया जाएगा लोगों को जो गरीब है और जो ज़रूरतमंद है उनको। तो ये इन्होंने रिफॉर्म्स करे, जिससे हम देखेंगे कि जो लोग हैं उनका बड़ा फ़ायदा हुआ उस टाइम के अंदर। हम जैसे बोलते हैं कि जो खाना है, रहने की जो जगह चाहिए, उसकी इन्होंने जो रेन बसेरे हैं उसको बनवाया, सरायों को बनवाया लोगों के रुकने के लिए, कि जो लोग हैं, कोई मुसाफिर हो तो उसको खाना मिल सके फ्री के अंदर, रहने की जगह मिल सके फ्री के अंदर। सड़कों के ऊपर पेड़ लगवाए गए, बीच के अंदर सड़कें पक्की बनवाई गई, यहाँ से कुएँ खुदवाए गए, कैनाल बनवाई गई। ये सारे काम इन्होंने करे थे, ये सब इसमें भी देखेंगे अभी हम यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई। ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पर सराय बनाए गए थे, मैंने अभी लिखा नहीं है इसमें। ठीक है, सराय बनाए गए थे ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पर। और अगर कोई ट्रैवलर रास्ते के अंदर मर जाता है यहाँ पर, ठीक है, ड्यूरिंग ही जर्नी ही विल डाई, तो यहाँ पर क्या था कि जो उसकी बॉडी है उसको काजी जो आएगा वो चेक करेगा, जांच करवाई जाएगी, डॉक्टर चेक करेंगे कि हाँ भाई ये जो मरा है ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम में, पहली बात तो, ताकि जो उसका हम दफन करना है, जलाना है, इसको क्या करना है। दूसरा ये चेक करना है कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल हुई है या फिर क्या कॉज है इसके पीछे, नेचुरल कॉज है या फिर जो इन नेचुरल कॉजेज हैं वो क्या है यहाँ पर। द बॉडी वॉज टू बी बरीड, बाद में इसकी जो बॉडी है उसको दफन कर देंगे। हाँ, ऐलान करवाया जाएगा किसी की बॉडी है कि मतलब जो शहर जो अपना सल्तनत है उसमें ऐलान करवाया जाएगा कि किसी की अगर जो जानने वाला है उसकी है तो वो आके ले ले, वो अपना जो उसको करना है, उसकी क्रियाक्रम करना है वो कर ले अपने आके आराम से। तो ये इन्होंने जो रिफॉर्म्स करे ये आम जनता की बेहतरी के लिए करवाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए जो ये अपने एम्पायर को बढ़ा नहीं पाया, ख़ास तौर पे इन्होंने ऐसे काम, इन्होंने कहा ना कि इन्होंने किसी शुरुआत में कि एम्पायर की वास्टनेस ज़रूरी नहीं है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, और जो वेलफेयर है आम जनता का वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे तीसरा रिफॉर्म जो आता है वो आता है एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए थे यहाँ पर। ठीक है, पहला जो यहाँ पे बताया था हमने टक्कावी लोन से, जिनको सौंधा लोन कहा जा रहा है यहाँ पर, कि टक्कावी जो लोन से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे उसको माफ़ कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, टक्कावी लोन्स को माफ़ कर दिया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ताकि जो किसान हैं वो जो किसी से ब्याज पैसा लेकर ना दें हमें, अगर वो पैसा करेंगे तो वो दब जाएंगे ब्याज के अंदर और वो गरीब बन जाएंगे यहाँ पर। तो जो किसान हैं उनके हाथ जो रहा है वो ठीक रहा है, इसके उन्होंने टक्कावी लोन जो दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको मतलब जो माफ़ कर दिया यहाँ पर। इसके लिए इन्होंने कितने रुपए खर्च करे यहाँ पर, 2 करोड़ गुड्स नेम ऑन द करेंसी वॉज रिटर्न ऑफ, के 2 करोड़ लोगों को ये दिया गया पैसा, इतना पैसा खर्च हुआ। और लगा लो कितने पैसे होंगे जमाने में खर्च। ठीक है, अब जो ये कैरियर जो हम कहते हैं, जो कल्टीवेशन है, जो सिंचाई करनी है, खेती में खेती करनी है, उसके लिए चाहिए होता है पानी। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, जब उन्होंने टैक्सेस इम्पोज करे, उनको इंक्रीज़ करा, तो उस टाइम यहाँ पर फेमाइन पड़ गया था दोआब एरिया के अंदर, रीजन में ख़ास तौर पे। तो क्या था कि भाई जो नदी है उससे पानी कैसे लेके आए, कुएँ नहीं थे, पैसा चाहिए खुदवाने के लिए, परमिशन चाहिए थी यहाँ पर। तो जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे लिया। इन्होंने पूरे देश के अंदर जो हम कहते हैं कि 5 कैनाल्स बनवाई थी ख़ास तौर पर। इनमें देखिए कौन कौन सी यहाँ पे आती है, यमुना टू सिटी ऑफ हिसार फिरोज़ा, जिसको इन्होंने खुद बताया था फिरोज़ा तुगलक ने। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने मैप दिया है। ठीक है, ये यमुना आ रही है, इस पर से ये निकालना है बिल्कुल नहरों को। ठीक है, यमुना लिंक हाइड जो बताए गए हैं इसके अंदर ये चीज़ दे रखी हैं। दूसरा है यहाँ पर सतलुज टू घाघड़ की जो नहर आई, घाघड़ टू फरीदाबाद, मंडवी टू सिरमौल हिल ऑफ टू हिसार इन हरियाणा। तो ये नदियाँ बनवाई गई जहाँ पर दोआब का एरिया से थोड़ा सा ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर उन्होंने ये नहरें खुदवाई। ऐसा नहीं कि दिल्ली के आसपास के अलावा कहीं और नहीं करवाया हो, अब जहाँ जहाँ नदी थी वहाँ नहर खुदवा दी, और कुछ नहरें तो उसके अंदर इन्होंने खुदवाई थी
वो पूरी की पूरी 200 किलोमीटर लंबी तक की नहर खुदवाई इन्होंने अपने टाइम के अंदर। बाद में जो हमारी आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस तक बाकी हैं कुछ नहरें तो जिनको उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करवाया है, उसकी रिपेयरिंग करवा के चलवा रहे हैं आज भी काम उनसे। ठीक है। दूसरा क्या करा इन्होंने, जहाँ पर नहरें नहीं थी, जहाँ लेक्स थी या कुएँ थे, जहाँ कुएँ खुद सकते थे, उन्होंने जो वेल से उनको डक करवाया, बावलियाँ बनवाई। ठीक है। और जो इनसे पहले सुल्तान हुए जो उन्होंने जो बावली या फिर जो लेक्स बनवाई थी या फिर जो नहरें बनवाई थी उसको रिपेयर करवाया। ठीक है। कैनाल सब्जुकेशन करवाया, इरिगेशन। और इसके लिए जब इन्होंने काम कर दिया, भैया हम नहर देंगे आपको, पानी देंगे आपको, तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ टैक्सेस यहाँ पर कि आप 10% जो है हमें टैक्स यहाँ पर दोगे, जिसको कहा गया हक़ शरब, कि ये इरिगेशन टैक्स होगा, खेती का टैक्स है, मतलब जो पानी के ऊपर टैक्स लगेगा आपकी, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। और ये बहुत माइनर टैक्स था उस टाइम के अंदर, तो जो लोग थे वो उसको दे दिया करते थे आसानी से, क्योंकि उनकी उपज जो है वो बढ़ रही थी यहाँ पर। फिर जो पायलट फार्म्स हैं उनको बनाया गया कि छोटे छोटे फार्म्स बनाए जाएंगे, उसमें खेती करने में आसानी हो लोगों को। ठीक है। जो यमुना कैनाल है उसको, जो अकबर का टाइम है उस टाइम भी इसको रिपेयर किया गया। देखो तो आप देखो कितनी पुरानी रेन बनी हुई है, वो आज तक चल रही है। और आज भी ऐसी बहुत सी कैनाल से जो इस्तेमाल होती हैं, कुछ वेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। अब यहाँ पर हो गया एग्रीगेरियन, हो गया जुडिशल, हो गया यहाँ पर। और हम कहेंगे कि जो एग्रीकल्चर होगा, जो दूसरे रिफॉर्म्स किए गए थे वो होगा यहाँ पर। जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो आते हैं, फिरोज शाह तुगलक, मेरे मुँह से कई बार निकल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, तो ध्यान रखिएगा, मैं जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट के इंसान थे। इनका जो माइंडसेट था थोड़ा रिलीजियस था, इसीलिए इनका मन था भी नहीं कि रूलर बन जाए, हालांकि बन गया रूलर तो फिलहाल यहाँ पर ये। तो जो इन्होंने डिसीजन लिए वो शरीयत के हिसाब से लिए, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे यहाँ पर ये। और इसमें इन्होंने उलेमास को हाई जो अपने जो दरबार है उसके अंदर हाई स्टेटस दिया, दरबार के अंदर बड़ी बड़ी गद्दियाँ उनको ओहदे दिए वहाँ पर। और विदाउट डिसीजन ऑफ उलेमा, ये कोई यहाँ पर जो डिसीजन है वो लेते ही नहीं थे बिल्कुल भी। जब उलेमा कहेंगे तो उस हिसाब से लेंगे, और जितना बताया गया शरीयत में कुरान के अंदर तो उस हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। इनके जो हमें देखने को मिलता है, जो ऑर्थोडॉक्स इनका जो मेजर्स हैं या फिर उनके फैसले हैं वो पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री नीड्स में दिखाई देते हैं, कि जो पर्सनल सर्कमटेंसेस के हिसाब से उन्होंने लिए हैं फैसले यहाँ पर। और ये ऐसे पहले मुस्लिम रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर जिन्होंने जो ब्राह्मण है यहाँ पर उनके ऊपर भी इन्होंने जजिया टैक्स लगाया है। इनसे पहले जितने भी सारे मुस्लिम रूलर्स हुए उन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, मगर इन्होंने ब्राह्मण से उनके ऊपर टैक्स लगाया इस तरह का। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो उलेमाज हैं उनको किसने अपॉइंट करा, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके ज़माने में जो उलेमाज थे वो उनसे नाराज़ थे, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो इतना पढ़ा लिखा तो था, वो वहाँ पर पढ़ा लिखा अच्छा खासा था वहाँ पर, मगर उसकी बनी नहीं उलमा से। उनने अपने फैसले अपने हिसाब से लिए, किसी से मशवरा नहीं करा, सजेशन नहीं ली किसी की। अब जो ये फिरोज शाह तुगलक था ये ऐसा इंसान था कि जो आप बोलेंगे उस बात को ये सुनता भी था, कि हाँ भैया आप मशवरा दीजिए मुझे इस काम पे कैसे करें कैसे नहीं करें यहाँ पर। तो इन्होंने ये काम देख के करवाए इनकी हेल्प से यहाँ पर। और दूसरा जो ये एक चीज़ यहाँ पे जो है वो फेमस विषय से होते हैं, ये होते हैं इनकी पब्लिक वर्क्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो मैं आपको बहुत सारी जगह बता डालूँगा कि आप देख के भी आ सकते हैं जगहों को। कभी से आप जानते हैं कोटला फिरोज शाह है, वहाँ जाइए, कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। अगर आप जाते हैं मेहरौली में तो हौज़ शमसी है और कुतुब मीनार है वहाँ पर, और मकबरा है इनका, कहाँ पर वो आता है हौज़ ख़ास मकबरा है इनका। और ऐसे बहुत सारी जगह पे उन्होंने काम करवाए। दिल्ली में भूली भटियारी भी इनका बनाया हुआ है। और अगर आप जाते हैं वो जगह है पीर गायब, सुना होगा आपने, कि जो पीर गायब है वो इनका कुश्क शाकिरी है, मतलब जहाँ पे शिकारगाह है इनकी। वज़ीराबाद में जाते हैं आप बस से कभी तो वहाँ पर आपको दिखेगा मस्जिद बनी हुई दिखती है बराबर में एक, तो मस्जिद नहीं है वो एक सूफी का मकबरा है यहाँ पर। तो 100 से ज़्यादा करीबन इन्होंने मकबरे बनवाए, मतलब जितना इनका जो रीजन था जहाँ पे ये राज कर रहे थे उसके अंदर, क्योंकि ये एक वॉज अ ग्रेट बिल्डर, कि बिल्डिंग करवाने में, कंस्ट्रक्शन करवाने में बहुत ही काबिल इंसान थे यहाँ पर ये। और बनवाया किसने था इन्होंने, कि जो जनता है उसको फ़ायदा हो जाए यहाँ से, कि जो जनता है उसको रहने से की जगह मिल जाए अच्छे से।
ठीक है। इन्होंने 4 मसाजिद बनवाई, 4 हॉस्पिटल बनवाए इन्होंने, 5 कैनाल खुदवाई इन्होंने, 5 रिजर्वायर बनवाए इन्होंने, 30 पैलेसेस बनवाए, 100 टॉम्स हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप जाएंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है उसके जस्ट नीचे एक मकबरा बना है, वो छोटा मकबरा बना हुआ है, वो भी इनका ही बनवाया हुआ मकबरा है। वो भोली भटियारी जो है वो भी शिकारगाह है इनकी। और आपको मिलेगी जो बताया मैंने, कहते हैं बोंटा पार्क, जब आप कभी जाएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनके 4 बनवाई हुई चीज़ें हैं। एक तो पीर गायब है, एक मस्जिद बनी हुई है इनके टाइम की, और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर और बनी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। और कम से कम इन्होंने 150 वेल्स बनवाए, 100 ब्रिजेस बनवाए, 200 सराय बनवाई, और 300 शहर इन्होंने आबाद करे। अपने टाइम के अंदर इन्होंने 300 शहर को आबाद करा। किसी भी सुल्तान ने एज वेल अगर हम देखें जो मंगोल्स हैं, जब मुग़ल भी आएंगे इंडिया के अंदर, और जब ब्रिटिशर्स भी आएंगे, इतने छोटे टाइम के अंदर महज 37 साल के अंदर, 37 साल उन्होंने रूल करा, इतने साल के अंदर किसी ने भी इतने सारे काम नहीं कर पाया कोई भी। शाहजहाँ था, हालांकि उसने बहुत काम करवाया कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो भी एक लवर था आर्ट और आर्किटेक्चर का वो भी, मगर वो भी इतना काम नहीं करवा पाया इतने कम साल के अंदर, इन्होंने जितना काम करवा दिया। जिसमें कुछ शहर जो यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जौनपुर, जो ये जौनपुर है ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के ऊपर आता है, जूना खां नाम था ना उनका, तो जौनपुर के नाम बनवाया गया। बन चुका था पहले, जब गोमती नदी में बाढ़ आई थी, बह गया था सारा का सारा, तो इन्होंने दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, ठीक है। फिरोज़ाबाद इन्होंने बनवाया अपने नाम के ऊपर, फतेहपुर फतेहाबाद, फ़िरोज़पुर, हिसार फिरोजिया, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप यहाँ फ़ोटो के अंदर, ये है फ़िरोज़ शाह कोटला, जिसको हम फिरोज़ाबाद भी बोलते थे पहले टाइम के अंदर, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ही फिरोज़ाबाद है, वो अकबर के टाइम का है यहाँ पर। अब जो ये फ़िरोज़ शाह कोटला है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डंडा सा खड़ा हुआ है, ये अशोका पिलर है, ठीक है। दिल्ली के अंदर 2 अशोका पिलर हैं, मैंने 2 की फ़ोटो लगा रखे हैं मैंने यहाँ पर। एक पिलर तो यहाँ पर है जिसको ये उठा के कहीं और मेरठ से लेकर आए थे, एक जो लेकर आए थे ये जो हरियाणा है वहाँ से लेकर आए थे, उखाड़ के लेकर आए थे और यहाँ लगवा दिए इन्होंने। हौज़ शमसी पॉन्ड ऑफ इल्तुतमिश, हौज़ अलाई पॉन्ड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो इन्होंने ये पॉन्ड बनवाए थे किस लिए कि लोग वज़ू कर पाएँ, पानी पी पाएँ, जो आसपास के लोग हैं उनकी पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए। ये गंदे हो गए थे, मतलब उस टाइम के अंदर काफ़ी गंदे हो चुके थे यहाँ पर, क्योंकि शहर के अंदर कई बार लूट मार हुई, कत्ले आम हुआ, तो खून बहना, गंदगी बहना, लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया था इनके अंदर इस्तेमाल न होने पर, तो इन्होंने इनको रिपेयर करवाया और लोगों के लिए इस्तेमाल करवाया। ये फिर से ख़राब हो गया था हौज़ शमसी जो है कुछ टाइम बाद। अभी कुछ टाइम पहले जब मैं गया था तो उसकी रिपेयरिंग चल रही थी, जो भी है ना, मैं डिपार्टमेंट जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं उनके काम चल रहे थे, मिलकर ASI थी वहाँ पर, ठीक है, DDA भी थी, MCD कर रही थी काम लगकर, तो ये काम चल रहे थे वहाँ पर। और रिप्लेस करवाया इन्होंने जो ये कुतुब मीनार है, जो यहाँ से आप देखेंगे 2 स्टोरी है ना यहाँ पर, जहाँ को दिख रही है वाइट वाइट से ये मार्बल लगा हुआ है, कभी देखा होगा आपने, गए होंगे तो घूमने, तो इसको भी यहाँ पर किसने बनवाया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, क्योंकि ये बिजली गिरने या भूकंप आने के ऊपर ये गिर गई थी दोनों मीनार की जो मंजिल थी, तो इन्होंने बनवाया इसको, और इसमें पत्थर लगवाया, उसको खूबसूरत बनवाया, और ज़्यादा से ज़्यादा छतरी लगवाई इसके ऊपर, एक छतरी तो टूट गई फिलहाल, यहाँ पर है नहीं वो, तो इसकी हाइट जो थी वो 233 फीट से उठकर 225 फीट तक यहाँ पर 230 फीट तक आ गई थी। इसकी हाइट पहले इतनी थी यहाँ पर 225 फीट, तो इन्होंने इसको भी ठीक करवाया। और अगर आप देखेंगे कि जो आसपास मकबरे हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसकी रिपेयरिंग भी उन्होंने बहुत ज़्यादा करवाई है यहाँ पर। अब मैंने बताया था आपको पिलर्स हैं यहाँ पर, 2 पिलर्स को ये लेकर दिल्ली के अंदर जो बैलगाड़ियाँ थी उनके ऊपर उठा के लाए थे, और ये पिलर ऐसे नहीं कि छोटे मोटे हों, मेरी हाइट से भी लंबे पिलर है, कम से 7-8 फीट ऊँचे हैं कुछ पिलर तो इनमें, और कई हज़ार टन के ये पिलर हैं। तो एक पिलर तो यहाँ पर है जिसको ये मेरठ से लेकर आए थे, और कहाँ लगाया गया, कमला नेहरू डिज में जो ये लगा हुआ है, जो आप जाएंगे बड़ा हिंदुला जो हॉस्पिटल है ना, उसके सामने जो पार्किंग आती है, पीछे जो पार्किंग जो आती है उसके सामने बिल्कुल इस जगह कोने पे लगा हुआ आपको ये, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आता है जो अम्बाला से लेकर आए थे, जो कहाँ पे लगा हुआ है, वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या बनवाया इसके अलावा, तश्ते घड़ियाद, ठीक है, घड़िया मतलब घड़ी बनवाई इन्होंने बड़ी सी शहर के लिए, कि जहाँ से टाइम को अनाउंस किया जाएगा। इससे पहले क्या था, भैया मटके के अंदर पत्थर बांध दिया,
डुबो दिया, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, ऐसे होते थे पहले टाइम में। जैसे हम बोलते हैं 2 पहर आज बोलते हैं, वो वहीं से आता है, 2 पहर वहीं से शुरुआत होती है। इसके अलावा तो इन्होंने टाइम बनाने के लिए हिसाब बनाया घड़ी का। अब जो है जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का इन्होंने इस्तेमाल करा कि वो किसने इस्तेमाल करेंगे, जो लोकेशन है, बॉडीज़ के बारे में देखेंगे, सेशन देखेंगे, चीज़ों का पर हिसाब लगाया करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो ये इन्होंने बहुत सारे काम करे कि ये पढ़े लिखे खुद भी थे अच्छे खासे, और इस्लामिक एजुकेशन के पास थी, शरीयत को भी इन्होंने नाफिज करा। तो ये इनके कुछ रिफॉर्म्स थे जो फेमस हुए, तो ऐसे ही जाने जाते हैं आज के टाइम के अंदर भी। देन हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं वो बहुत कम करे इन्होंने। ओनली सिर्फ 3 जो मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने लॉन्च करे थे, और ये तीनों कैंपेन जो इनके रहे उसको हम ये बोल सकते हैं कि 50-50 रहा, ना ये हारे ना ये जीते उसके अंदर कहीं सही तरह से। तो जो पहला जो एक्सपीडिशन ये करते हैं, जो कैंपेन करते हैं, वो बंगाल की तरफ जाता है इनका। 1352-51 है, उसमें मौत होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और उसके बाद ही जो बंगाल का जो गवर्नर होता है हाजी इलियास खान, वो अपना आप को डिक्लेयर कर डालता है इंडिपेंडेंस एज अ बंगाल सल्तनत, ठीक है। और वो जो टाइटल अज्यूम करता है यहाँ पे मोहम्मद, नहीं वो टाइटल में मिस हो गया, गयासुद्दीन शमसुद्दीन इलियास खान, ठीक है, वो अब अडॉप्ट करता है इस तारीख इसको यहाँ पर। तो जो फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं उनका मानना था कि भैया एम्पायर फैलाएंगे नहीं, मगर जो बगावत है उसको कुचल देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो पीस है स्टेट के अंदर बनी रहनी चाहिए हमारे फेस के अंदर। तो ये इसके अगेंस्ट मार्च करते हैं यहाँ पर। और जो इसका किला होता है इकदाला, जो ये हाजी इलियास खान है जाके छुप जाता है इसके अंदर, किले के अंदर, मतलब किले बंद हो जाता है यहाँ पर। और मोहम्मद जो फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं वो इसको घेर लेते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं कुछ टाइम तक। अब जब क्या होता है यहाँ पर किले के अंदर, आप जानते हैं कि खाने की कमी होती है, तो औरतें और जब बच्चे हैं वो मरने लग जाते हैं यहाँ पर, जो हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो सुल्तान है वो वापस से दिल्ली पहुँच जाता है लेके, जो हालांकि जैसे नोबेल्टीज़ होती हैं कहती हैं कि आप रुके रहिए, अब ये घुटने टेकने वाला है। सुल्तान कहता है हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी को मार दें हम, तो ये लौट जाता है वापस यहाँ पर, ठीक है। जब लौट जाता है तो ये जो हाजी इलियास है, जो इसकी नोबेल्टीज़ होती हैं उनके ऊपर ये जुल्म करता है बहुत ज़्यादा। इसमें से एक ज़फ़र ख़ान होता है, ये भी नोबल होता है दरबार का, बंगाल का। तो ये सल्तनत दिल्ली के अंदर ही कंप्लेंट को लॉन्च कर डालता है कि भैया ये जो सुल्तान है हमारा बन के बैठा हुआ, ये परेशान कर रहा है। कर क्या रहा है यहाँ पर, ये कि जो जनता है उससे चाहता है कि बहुत ज़्यादा हम लेकर आएँ ख़जाना, मतलब जो कर वर ज़्यादा बढ़ा के लेकर आएँ, तो हम लाए कहाँ से यहाँ पर। तो यह सुल्तान जो है वो दोबारा से अपनी जो आर्मी उसको रीऑर्गेनाइज़ करता है और फिर से कैंपेन करता है बंगाल के साइड पर। इस टाइम तक क्या होता है, जो हाजी इलियास है वो पहुंच जाता है बिस्तर पे और अपनी लास्ट सांस ले रहा होता है। और उस टाइम जो उसका बेटा होता है सिकंदर शाह खान, ये फिर सिकंदर शाह, वो रूल कर रहा होता है। और ये भी दोबारा से किला जो है एक डाला में अपना आप को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, किला बंद कर लेता है। और सुल्तान इसको सीज करता है और आखिरकार क्या होता है भैया, इसको सरेंडर करना पड़ जाता है। और सरेंडर करने पे जो सुल्तान है ना, वो चाहता तो इसको कत्ल कर डालता, और जो 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 बंगाल है वहाँ के लिए नया गवर्नर नियुक्त कर डालता। मगर यही चीज़ पे जो सुल्तान है गलती कर गया, उसने इसके साथ कर ली समझौता कि एक नदी है बिहार के अंदर, उस नदी को बनाया उन्होंने बॉर्डर के, इस नदी से ये नदी हो गई, इससे आगे आप इधर नहीं आओगे और मैं इस तरफ नहीं आऊँगा। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपेंशन कर लो और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ कर लूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। अब ये जो सिकंदर खान है इसको फ़ायदा मिलता है, फिर ये जो असम के अंदर अहोम है, जो दूसरे राज्य होते हैं उनके ऊपर हमला करता है, हालांकि वो भी इसको हरा डालते हैं बाद में। तो ये क्या है कि भाई खैर यहाँ पर क्या हुआ कि ये सुल्तान जो है उसने इसको हरा तो दिया, मगर एक हम कहते हैं ना कि फ़ैसला कुन शिकस्त होती है कि एक बार ज़मीन बोझ कर दो, ख़त्म कर दो बिल्कुल, वो ये नहीं करता यहाँ पर। और जिसने कंप्लेंट लॉन्च करी ज़फ़र खान, उसको ही पता चलता है आपस से सोनार गाँव का नोबल, मतलब ज़मींदार बना जाता है। अब जो ज़फ़र खान होता है वो जानता है कि ये कितना चालाक है मेरा सुल्तान जो है सिकंदर खान, तो कहता है मैं दिल्ली जाके रहूँगा, साथ में रहूँगा आपके। वो छोड़ डालता है इस एरिया को और निकल जाता है दिल्ली का बस। दूसरा यहाँ पे जो कैंपेन ये करता है वो है झंझानगर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर।
ठीक है। झंझानगर जाता है ओडिशा में, कैसे कैंपेन होता है यहाँ पर। अब इसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि यहाँ पर जो जगन्नाथ है उनका टेम्पल था, उसको तोड़ने के लिए नहीं गया था स्पेशली यहाँ पर ये, मगर ऐसा नहीं है। जो सिकंदर खान है उसका कंट्रोल था ईस्टर्न बंगाल पर, और जो ये वेस्टर्न बंगाल था, सदर्न वेस्टर्न बंगाल था, ये खाली था। तो जो उड़ीसा का जो राजा होता है यहाँ पर, वो उस पर हमला कर डालता है इसके ऊपर। तो ये जो सुल्तान है वो देखता है कि कभी हमारे अंडर था, आज भी हमारे कंट्रोल में है काफ़ी हद तक ये, तो ये लड़ क्यों रहा है आपस के अंदर। इनका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने की नहीं, क्योंकि हमला इसने करा था जो राजा था उड़ीसा का उसने, तो उसको ख़त्म करने की नहीं, ये इस पर हमला कर डालता है जो उड़ीसा का जो राजा होता है उड़ीसा का। और यहाँ पर फिर वही गलती करता है ये कि जो उड़ीसा वाले इनको हरा तो देता है, मगर ट्रीटी कर लेता है फिर साथ में इनके, सफाया नहीं करता बिल्कुल इनका। और उड़ीसा क्या बन जाता है कि हाँ हम आपको साल में टैक्स दिया करेंगे, ठीक है, हम आपको मानते हैं सुल्तान अपना, ठीक है, पे करते हैं एनुअल टैक्स के, नहीं राजी जाते हैं यहाँ पर। अब ये सुल्तान जो होता है वो वापस से दिल्ली पहुँचता है, और जितनी भी बगावतें हो रही होती हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि नया सुल्तान है, कमज़ोर होगा शायद, तो बगावतें करते हैं इसके सामने, सबको ये कुचल डालता है, मगर ये एक्सपेंड नहीं करता फिर भी किसी को भी। और जो जहाँ पे होते हैं उसको छोड़ डालता है आपस से कि तुम मुझे गारंटी तो लिख के बस, ठीक है, बैठ जाओ आपस से, वाला हिसाब है। फिर आता है नगरकोट। नगरकोट यहाँ पे पड़ता है अपना इस साइड पर, ठीक है, ऊपर साइड में, नॉर्दर्न साइड में। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो यहाँ पे पहले हमला करता है नगरकोट में, और इसमें जीत नहीं पाता है यहाँ पर ये काफ़ी हद तक, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या बन जाता है इसका साहब कि ये जाएगा कहाँ पर, जो दौलताबाद वहाँ पहुँच जाता है, लेके अपनी जो सारी जो चीज़ें होती हैं, अपना डिपार्टमेंट सारा ले जाता है यहाँ पर उठा कर ये। ठीक है, जो ये नगरकोट होता है इसको ये हरा कर ख़त्म कर डालता है राजा को यहाँ के, और यहाँ से ये कुछ संस्कृत की बुक को लेकर आता है जिसको ये ट्रांसलेट करवाता है ये पर्शियन में, मतलब फ़ारसी में। अब जो थर्ड इसका एक्सपीडिशन होता है ये होता है सिंध में, जो कि नाकाम जाता है बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जो ठट्टा है, जहाँ पर मौत हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वहाँ पर जो कबीले थे उनसे बदला लेने के लिए हमला करता है ये उनके ऊपर। अब होता क्या है यहाँ पर, ये हमला तो कर लेता है, वहाँ पहुँच भी जाता है, मतलब निकल चुका होता है ये। और जो कच्छ का रन होता है, रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर ये हो जाता है गुम, खो जाता है ये। कोई इसको जहाँ पे वो नहीं मिलती, गाइडलाइंस गाइड नहीं मिलती, कोई गाइड कर दे हमें कहाँ पहुँचना है कहाँ नहीं। और साथ में इसके होते हैं 90,000 कैलिवरी, हाथी और इन्फेंट्री इसके अलावा मिला के होती हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये ठट्टा की जगह वहाँ पहुँच जाता है गुजरात के अंदर। ठट्टा तो इस साइड है, और गुजरात का ये जो रीजन है यहाँ पे कच्छ में ये पहुँच जाता है, मतलब इसको निकलना था यहाँ पर, ये यहाँ पहुँच जाता है कच्छ के रन के अंदर। अब हम जानते हैं जो रन ऑफ कच्छ कैसा है कि वही नमकीन हो बिल्कुल, वहाँ पानी पानी ज़मीन ऐसी है वहाँ की, ना कुछ खाने पीने को है। अब क्या होता है यहाँ पर 6 महीने तक यहाँ पर पता चलता ही नहीं कि जो इम्पीरियल आर्मी है वो कहाँ गायब चली गई, खो गई। अब लोगों को लगता है कि सुल्तान जो है वो मर तो नहीं गया। खैर यहाँ पे जो जूना खान होता है वो तिगलानी जो होता है वो अपनी फ़ोर्स को भेजता है सर्च करने के लिए, सुल्तान को वापस लेकर आता है सुल्तान को सेफली। और जब सुल्तान वापस पहुंचता है तो जो गवर्नर ऑफ गुजरात है उसको वो डिसमिस कर डालता है उसी गद्दी पे से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंड ऑफ फिरोज शाह तुगलक रेन, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का एंड होता है वहीं पर शुरुआत हो जाती है एंड होने की तुगलक डायनेस्टी की। हालांकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके टाइम से ही शुरुआत होती है बर्बादी की तो यहाँ पर। और जो फिरोज शाह तुगलक है वो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कदम उठाता नहीं है कि इससे जो उसके एम्पायर बच जाए, वो बस वो ये करता है कि हाँ भाई जो भी काम करा उसने बहुत अच्छा काम करा, मगर वो काम इतने सिग्निफिकेंस है कि इसका जो एम्पायर बच जाएगा उससे। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, फ़तेह खान कब 1376 के अंदर जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा फ़तेह खान की हो जाती है मौत। फ़तेह खान की कब्र भी आज के वक्त में मौजूद है। अगर आप कभी दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में आप जाएंगे, नबी करीम इलाका लगता है, कदम शरीफ किला है वहाँ पर, जहाँ पे जो मुसलमानों के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कदमों के निशान हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। तो जो किला बनवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था किला उस टाइम के अंदर। तो उस किले के अंदर ही कब्र है यहाँ पे फ़तेह खान की, क्योंकि उसने ज़िंदा रहते हुए
अपने बाप से इस चीज़ को डिमांड कर लेता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक हैं उन्होंने कहा कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई हैं उसको ये इलाका मिल गया, उसको ये इलाका मिल गया, उसको इतने पैसे मिल गए, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे तो सिर्फ जहाँ हमारे नबी के कदम के निशान है मैं चाहता हूँ मुझे बस वहाँ पे दफनाया जाए। तो ये मर जाता है, वहाँ पे इसको दफनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है बड़ा गमगीन हो जाता है, और उसको क्या करना होता है, पर जो फैसला तो लेना ही पड़ता है कि भैया कौन बादशाह बनेगा मेरे बाद, सुल्तान। तो वो अपने दूसरे बेटे प्रिंस मोहम्मद तुगलक को बनाता है सुल्तान। जब वो गद्दी पे बैठता है, बैठते ही जो स्लेव्स थे 1,18,000 स्लेव्स थे वो उसके खिलाफ़ कर डालते हैं रिवॉल्ट, ठीक है, रिबेल कर डालते हैं यहाँ पर। और सपोर्ट कौन करता है, तुगलक खान, और तुगलक खान बन के हो जाता है तो वहाँ से नया सुल्तान यहाँ का। मगर जो तुगलक खान है यहाँ पर वो सिर्फ 5 महीने 8 दिन ही रूल कर पाता है। तो देखो डिक्लाइन शुरू कितनी बुरी तरह हुआ है इसका, डायनेस्टी का। ये कौन होता है यहाँ पर, जो फ़तेह खान है उसका बेटा दिखाया गया है यहाँ पर, या फिर जो फिरोज़ खान उसका बेटा, किसी बेटे का बेटा होता है यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसको चैलेंज कौन करता है यहाँ पे, मोहम्मद तुगलक जो होता है यहाँ पर, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक नाम रखा था उन्होंने अपना, मोहम्मद तुगलक कहते हैं, मुगलक सेकंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, अपोज करता है इसको, तुगलक खान को, मोहम्मद तुगलक यहाँ पर। और साथ में सपोर्ट कौन करता है इसका, अबू बकर खान, वो सपोर्ट करता है यहाँ पर, इसलिए कि जब ये तुगलक खान फ़ौज भेजेगा मोहम्मद तुगलक को मारने के लिए, अपने जो अंकल हैं, चाचा जो ताया है, चाचा अंकल जो भी है उसको मारने के लिए, तो मैं इसको मार दूंगा तुगलक खान को यहाँ पर और बन जाऊंगा सुल्तान। और ऐसा ही यहाँ पर होता भी है। तुगलक खान सेंड करता है अपनी आर्मी को मारने के लिए मोहम्मद खान को यहाँ पर, मगर क्या हो जाता है यहाँ पे, इसी टाइम जो अबू बकर खान है वो उसको जान से मार देता है, और जो दिल्ली का दरवाज़ा जो होता है गेट, उस पर ये लटका डालता है उसको, जहाँपनाह में, और बन जाता है यहाँ पे ये बादशाह, और राज करता है यहाँ पर ये 1 साल 5 महीने के लिए। फिर इसको चैलेंज करता है इसका अंकल, कौन, मोहम्मद खान, कि भाई तू सपोर्ट मुझे कर रहा था, सुल्तान बनना मुझे था, तू कैसे बैठ गया गद्दी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद खान इस पर हमला करता है, इसको हराता है, और जो मेट की जेल होती है वहाँ पर उसको कहते हैं छोड़ देते, वहाँ पर इसकी मौत हो जाती है यहाँ पर। फिर राज करता है यहाँ पे मोहम्मद खान आता है, 4 साल कम से कम राज करता है ये, ठीक है। फिर इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा बनता है, क्या नाम था इसका, मोहम्मद खान, जिसकी मौत हो जाती है कुछ महीने के अंदर ही। फिर इसके बाद बनता है यहाँ पे नसीरुद्दीन खान, जो कि होता है लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल सफाया हो जाता है दुनिया से उसका। होता क्या है यहाँ पर, वॉर ऑफ सक्सेशन इसकी प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, तो कि ये लगातार आपस के अंदर लड़ रहे थे। तो जो हम देखेंगे कि उस टाइम में होता है क्या है कि जो दूसरे जो गवर्नर्स थे वो एक के बाद एक सब निकल जाते हैं दिल्ली की रियासत से। और दिल्ली की जो रियासत है बस दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके जो हैं वहीं पर रह जाती है उस टाइम, और सारा जो साम्राज्य था वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल यहाँ पर। इस बीच क्या होता है कि जो तैमूर लंग है, लाना तैमूर जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली के ऊपर हमला करता है 1398 में। चगताई खान का जो मतलब चगताई जो रूलर बना जाता है इसको, कि वहाँ से इसने हमला करा और दिल्ली में ये आया। और जब दिल्ली में आया तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है वो चाहता है लड़ने की नहीं फ़ौज लेके अपनी इससे, मगर ये बहुत ही जल्दी आसानी से ये इसके सामने ये हार जाते हैं। और जो ये तैमूर लंग है वो दिल्ली के अंदर घुसता चला आता है। दिल्ली कौन सी, जो महरौली के आसपास दिल्ली होती है, जो जहाँपना है वो इलाका होता है दिल्ली का उस टाइम, और वहाँ पर जनता को बड़ी बुरी तरह मरवाता है। ये जो आम जनता है जब पहुँचता है दिल्ली के अंदर तो बगावत कर डालती है इसके ख़िलाफ़। तो ये बड़े बुरी तरह कत्ल आम करता है उनका, आम जनताओं का यहाँ पर। और इसमें क्या होता है कि जो जनता जो होती है, एक मस्जिद है वहीं पर, बेगमपुरी मस्जिद, जनता जो है, जो आम लोग हैं वहाँ जाके छुप जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं मस्जिद के, कि कोई पहचान ना पाए कि लोग अंदर हैं। तो कुछ लोग बच जाते हैं और जो कुछ लोग हैं वो दिल्ली को छोड़कर भाग जाते हैं यहाँ पर। अब ये क्या करता है भैया, जो दरबार से दिल्ली के जो ख़जाना था उसको ये ले जाता है यहाँ पर। जो उनके जो वारिस आते हैं 200 साल तक जीते हैं, उसके ऊपर इतना ख़जाना दिल्ली के अंदर था, ये लूट के ले गया था इसको यहाँ से, ठीक है।
इससे क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत है वो बड़ी तेज़ी से ज़वाल में आई, इसका ख़ात्मा हो गया, डिक्लाइन यहाँ पर इसका होना पक्का हो गया कि अब ये डिक्लाइन हो जाएगी यहाँ पर। और जहाँ से हम कह सकते हैं कि भैया ख़जाना आता था, मतलब जो रेवेन्यू था, गुजरात की सल्तनत थी, गुजरात से हट गया, ठीक है, खोखर हट गया यहाँ पे, ठीक है, पंजाब अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, और सारा का सारा जौनपुर सब के सब बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाते हैं यहाँ पर। और दिल्ली बस सिकुड़ के, दिल्ली के कुछ हम कह सकते हैं कि 200 या जो 300 किलोमीटर का आसपास का रीजन है वो वहीं पर ही रह जाता है यहाँ पर। और फिर क्या होता है यहाँ पर, जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है वो मर जाता है 1413 के अंदर। और क्या होता है फिर यहाँ पर, खिज़र खान जो जो पंजाब का गवर्नर, जो मुल्तान का गवर्नर होता है, वो अपने आप को एज हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर खान बना के दिल्ली पर राज करना शुरू कर डालता है यहाँ पर। और इस तरह से जो हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत में जो आती है यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी, उसका यहाँ पर एंड हो जाता है बिल्कुल। और फिर उसका जो खामना है वो पक्का यहाँ पर हो जाता है। और फिर ये जो है खिज़र खान शुरुआत करता है यहाँ पे सैयद डायनेस्टी की। हालांकि इस तरह से अनाउंस नहीं होती कि भाई मैं अब दिल्ली का इंडिपेंडेंट सुल्तान हूँ, जो तैमूर के जो डायनेस्टी मुझसे अलग हो रहा हूँ एम्पायर से। ये उसके अंडर रहते हुए राज करता है यहाँ पे। गवर्नर पहले मुल्तान का होता है, फिर ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है यहाँ पर, और ट्रिब्यूट भेज डालता है, ठीक है, मतलब जो सालाना खर्चा होता है, जो पैसा बेच होता है, वो समरकंद को भेजता रहता है, और भैया दिल्ली पर बैठा रहता है, आराम से राज करता रहता है यहाँ पर। इस तरह से दिल्ली में जो तुगलक डायनेस्टी है उसका एंड हो जाता है। फिर शुरुआत होती है यहाँ पे सैयद डायनेस्टी की, जो महज 35 साल तक रूल करती हो, और सबसे कमज़ोर डायनेस्टी यहाँ पर यही होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में आप ज़रूर बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।